हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम बात करेंगे आज स्पेशली मृदा का बारे में जानेंगे आज कि मृदा क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। और उससे कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब पर चर्चा होगी विद डिटेल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। टॉपिक का नाम क्या है बेटा हमारा? टॉपिक का नाम है मृदा, मतलब मिट्टी, बोले तो सॉइल, ठीक है। ओके, चलिए अध्याय सारांश की बात करते हैं। आधार शेल क्या होती है? आधार शेल क्या होती है ना। तो देखो, जो दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे डेलों की बनी होती है। दरार समझते हो ना, ये जैसे ये दरार पड़ गई बीच में, ये है ना। और विद्रोह मतलब वही गड्ढे, ये बीच में ये वाला एरिया। तो विद्रोह युक्त सेलों के छोटे डेलों की बनी होती है, यानी कि यहां से मिट्टी का अपक्षय होगा और मिट्टी गिरती जाएगी ये और इकट्ठी होती जाएगी इस प्रकार से ये, और ये एक डेला बन गया। क्या बन गया? डेला बन गया। तो इस प्रकार से बनी होती है कौन? आधार शेल। आधार शेल। इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है इसे फावड़े से खोदना, ठीक है ना। मृदा देखिए, मृदा सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। शेल कण मतलब क्या? जो चट्टानें होती है ना, रॉक्स, उनके कण, उनके टुकड़े, है ना। और ह्यूमस मतलब क्या? सड़े गले पदार्थ जो होते हैं वो, इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है भाई? मृदा कहलाता है, मिट्टी कहलाता है, ठीक है। ओके, तो सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए, गिंडोले बोले तो केंचुए, है ना। पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, केंचुए, जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, पादप मूल, है ना, ये भी आपकी मृदा के महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए, बलुई मृदा क्या होती है भाई? मृदा में बड़े कणों के अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यानी कि ये मिट्टी है ना, और इस मिट्टी में ये देखो बड़े बड़े कण दिख रहे हैं आपको, ये बड़ा कण है, ये बड़ा कण है। तो अगर मिट्टी में बड़े बड़े कणों का रेशो ज्यादा हो, अनुपात ज्यादा हो, तो ऐसी मिट्टी कहलाती है क्या? बलुई मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? बलुई मृदा कहलाती है। ओके ओके, मृणमय मृदा, मृणमय मृदा, है ना। देखो, मृदा में बारीक अर्थात सूक्ष्म कण का अनुपात अधिक होता है तो मृणमय मृदा कहलाती है। यानी कि छोटे छोटे कणों की मात्रा अगर ज्यादा है मिट्टी के अंदर तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? मृणमय मृदा। मृणमय मृदा। इसकी विशेषता होती है कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये आपस में कठोरता से जुड़े होते हैं, मतलब इनका जो बॉन्ड होता है ना वो मजबूत होता है, ठीक है ना। सघन मात्रा में ये रहती है ये मृदा, ठीक है। ओके, दुमती मृदा। अब दुमती मृदा क्या है भाई? तो मृदा के बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग अगर समान है, दोनों, दो मतलब दो, दोनों की मात्रा समान, यानी कि बड़े कण भी और छोटे कण भी अगर इक्वल मात्रा में है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? दुमती मृदा। कौन सी मृदा? दुमती मृदा, ठीक है। ओके, लगभग समान तो यह दुमती मृदा कहलाती है, ठीक है। मृत्तिका मृदा। मृत्तिका मृदा, देखो, मृत्तिका मृदा कौन सी होती है? तो मृदा के कण बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं मृत्तिका मृदा। बहुत छोटे कण अगर है तो वो परस्पर क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं मृत्तिका मृदा। मृत्तिका मृदा, ठीक है। ओके, अब गाद क्या होता है भैया? गाद, है ना। तो देखो, गाद मृदा के कणों के मिश्रण को कहते हैं। जो बहुत सारी मृदा होती है उसका जो मिश्रण है उस मिश्रण को गाद कहते हैं। क्या कहते हैं? गाद, है ना। मृदा के मिश्रण को गाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गाद कहते हैं। मृदा के मिश्रण को गाद कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिएगा, चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। मृत्तिका मिट्टी का उपयोग बर्तनों, मृत्तिका मिट्टी या चिकनी मिट्टी, है ना, का उपयोग, यानी कि चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने में,
खिलौने बनाने में और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, मृदा के गुण क्या है भैया? मृदा के गुण बताइए, है ना। देखो, मिट्टी में पानी अवशोषित हो जाता है, मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है। मृदा में से जल क्या हो जाता है? वेपोराइज हो जाता है ना, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। अंतःस्रवण दर की गणना जल की मात्रा मिलीलीटर और अंतःस्रवण मिलीलीटर प्रति मिनट या अंतःस्रवण मिनट, ठीक है ना। खैर ये आप याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ये याद रखना है, मिट्टी में पानी अवशोषित होता है कि नहीं होता है? हो जाता है, ठीक है ना। और मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या याद करनी है? आगे देखिए, पवन जो होती है ना, पवन वो वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा प्रभावित होती है ना। या आप मिट्टी को कह सकते हैं कि जो मिट्टी होती है ना, मेनली मिट्टी पवन के द्वारा प्रभावित होती है, वर्षा के द्वारा प्रभावित होती है, ताप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और आर्द्रता द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है ना। मिट्टी जो है, इन चीजों, ये ऐसे कारक है जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जलवायु कारक भी जो मृदा परिच्छेदिका और मृदा की संरचना को परिवर्तन लाते हैं, ठीक है ना। मृदा के घटक किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्म का निर्धारण करते हैं। एक बार फिर समझिए कि जो पवन होती है वो वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता, इनके द्वारा क्या होती है? मृदा प्रभावित होती है। साथ ही साथ जलवायु कारक भी जो मृदा परिच्छेदिका और मृदा की संरचना को परिवर्तन करते हैं। जलवायु कारक भी क्या कर सकते हैं? ये भी मृदा की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो कहाँ पे किस प्रकार का क्लाइमेट है, कहाँ किस प्रकार की जलवायु है, उस हिसाब से वहां पर क्या रहेगी? मृदा होती है, ठीक है ना। अलग अलग क्लाइमेट्स में अलग अलग प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलेगी। कहीं पे आपको दोमट मिट्टी मिलेगी, तो कहीं आपको बलुई मिलेगी, है ना, कहीं चिकनी मिट्टी मिलेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग, काली मिट्टी, है ना, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां अलग अलग जलवायु में देखने को हमें मिलती है। यानी कि जलवायु कारक भी मिट्टी की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मृदा के घटक किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्म का निर्धारण भी करते हैं। क्या बोला? मृदा के जो घटक है, कंटेंट है या कंपोनेंट जो है, वो किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगेगी, इस बात का निर्धारण भी करते हैं। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, कहीं पर काली मिट्टी है ना, तो वहां पे एक स्पेशल फसल होगी, है ना। जैसे आपके इधर साइड में मालवा क्षेत्र में भी काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में होती है ना। तो यहाँ पे काली मिट्टी के हिसाब से जो फसलें उगाते हैं आप लोग, गेहूं वगैरह, ये पर्याप्त मात्रा में होता है यहाँ पर, है ना। कहीं पर चिकनी मिट्टी है तो वहां पे क्या उगाया जा सकता है ना। कहीं पर भूरी मिट्टी है, कहीं पर पीली मिट्टी है। तो अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग मिट्टियां होती है, उस हिसाब से उनमें फसलें उगाई जाती है, ठीक है। धारण करते हैं, ठीक है। मृदा और फसलें, मृत्तिका, खासकर चिकनी मिट्टी की अगर बात करें, और दोमट मृदा, दोमट मृदा जो होती है, चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा, गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना भाई। यानी कि इन दोनों का मिश्रण, दोमट मृदा और चिकनी मिट्टी, ये दोनों गेहूं, चना और धान उगाने के लिए बेहतरीन मानी जाती है, ठीक है, उपयुक्त है। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। जो कपास जिससे आपका कपड़ा बनता है, उसको कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है? तो बलुई दोमट में। ये बलुई और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। किसको? कपास को। जल की निकासी आसानी से हो जाती है और पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी जो होती है वो क्या करती है भाई? वो जल की निकासी, यानी कि जल उसमें से होकर आसानी से निकल सकता है और पर्याप्त परिमाण में, परिमाण मतलब मात्रा में, वायु को धारण करती है। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है ना। ओके, आगे देखिएगा, जाइलम क्या होता है भैया? जाइलम, है ना, जाइलम बेटा एक ऊतक है। कौन सा ऊतक? संवहनी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम दो संवहनी ऊतक होते हैं, ठीक है। तो जाइलम जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है भैया।
जल और पोषक तत्व, यानी कि जो आपकी जड़ होती है एक पादप की, उस जड़ के द्वारा पानी को और खनिज लवणों को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। फिर ये जो जाइलम ऊतक होता है ना, वहां पर विद्यमान होता है जड़ में। तो ये जाइलम क्या करेगा, वो जो खनिज लवण है, जो पोषक तत्व है, वो सारा का सारा वहां से उठाएगा उस जड़ में से, और धीरे धीरे उसको कहाँ ले जाएगा, ऊपर पौधे के अन्य भागों में ले जाएगा। इस तरह से इसने किस तरह का काम किया, संवहन ऊतक की भांति काम किया। ठीक है, ओके। तो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है, कौन, जाइलम। इसी तरह से फ्लोएम है, भोजन को पादप के सभी भागों में संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, यानी कि जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को पौधे के समस्त भागों में पहुंचाने का जो काम किया जाता है, वो फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। हाँ, जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का क्या करते हैं बेटा, परिवहन करते हैं। जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोडक्ट्स को लाना और ले जाने का काम ये करते हैं। जैसे जाइलम क्या करेगा, जाइलम जड़ से क्या लेगा, खनिज पदार्थ लेगा, है ना, और जल लेगा, यहाँ से लिया उसने, और शरीर पादप जो है उसके सारे शरीर में पहुंचा दिया। इसी तरह से जो पत्तियों में भोजन बनेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, उस भोजन को शरीर के सभी भागों में, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल में पहुंचाने का काम करता है, कौन, फ्लोएम ऊतक। ठीक है, ओके। वाष्पोत्सर्जन, पादपों पादपों में वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। जो पौधे होते हैं ना भैया, वो वेपोराइजेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में जल को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, निर्मुक्त करते हैं, बंधन से मुक्त कर देते हैं, पानी उड़ जाता है उसमें से। ठीक है ना। ऐसा पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बात करें। ये अभी पढ़ चुके हैं, खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं कौन, पादप। किससे करते हैं, मृदा से करते हैं, मिट्टी से करते हैं। ठीक है, ओके। अभ्यास पे आ गए हम। प्रश्न 1 और 2 में सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करना है आपको, है ना। देखो, सेल कण, सेल मतलब क्या, चट्टान के जो कण होते हैं, उन कणों के अतिरिक्त मृदा में और क्या होता है भैया, मृदा में और क्या होता है। तो बेटा वायु और जल होता है, या फिर जल और पादप होता है, खनिज, जैव पदार्थ और वायु और जल होता है, या जल, वायु और पादप होता है। ठीक है, तो भैया गा वाला आंसर आएगा हमारा, खनिज होता है। इसके सेलों के अलावा, सेल कणों के अलावा मिट्टी में खनिज भी होता है, जैव पदार्थ भी होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह देखा कि नहीं अभी आपने, है ना। यस, तो जैव पदार्थ होते हैं, वायु भी होती है ना, और जल को भी अवशोषित किया जाता है। ठीक है ना, जल भी होता है, राइट। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। चट्टान के कणों के अलावा मिट्टी में होता है खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु और जल। ठीक है ना, ओके। आगे देखते हैं। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ये धारण नहीं है, धारण है। क्या है, धारण। जल धारण क्षमता सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होती है, बलुई मृदा में होती है क्या, मृणमय मृदा में होता है, या फिर दोमट मृदा में, या फिर बालू और दोमट के मिश्रण में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, किसमें होता है ना। तो भैया जो मृणमय मृदा होती है आपकी, इसमें सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है। कौन सी मृदा में, मृणमय मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं। कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान आपको बेटा करना है। ठीक है, देखिए, जीवों को आवास देने वाली मृदा कौन सी है ना। तो सभी प्रकार की मृदाओं में कोई जीव रह सकते हैं। ठीक है ना, तो उत्तर आएगा सभी प्रकार की मृदा है ये। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं आप लोग। देखो आंसर, जीवों को आवास देने वाली सभी प्रकार की मृदा। ठीक है, दूसरा, मृदा की ऊपरी परत कैसी होती है, तो ये गहरे रंग की होती है। कैसी होती है, गहरे रंग की होती है। देखिए, मृदा की ऊपरी परत गहरे रंग की होती है। कैसी होती है, गहरे रंग की होती है। ठीक है ना। बलुई मृदा की बात करें अगर, तो इसमें बड़े कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, बड़े कण होते हैं। सामान्य जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में अगर कणों की संख्या अगर बड़ी है,
तो वो बड़ी संख्या डिनोट करेगी किस चीज को, कि ये बलुई मिट्टी है। कैसी है? बलुई मिट्टी है। ठीक है, ओके। तो ये बड़े कण देखिए आंसर। अगला है मृदा की मध्य परत, है ना। तो इसमें मध्य परत में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। अब ह्यूमस क्या होता है, तो जो सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उसको ही बोलते हैं हम क्या, ह्यूमस बोलते हैं उसको। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस की कम मात्रा होती है किसमें, मृदा की मध्य परत में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है। मृणमय मृदा, अब भैया ये सघन छोटे कण की होती है। कैसी होती है, सघन मतलब क्या, कि जो मिट्टी होती है वो क्या है, बहुत पास पास में होगी, और उसके कण भी कैसे होंगे, उसके कण भी छोटे छोटे होंगे। कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे। ठीक है बेटा। तो कॉलम ए का मिलान किससे कर दिया आप लोगों ने, कॉलम बी में। ठीक है, आगे देखते हैं। समझाइए कि मृदा कैसे बनती है, मृदा कैसे बनती है, ये आपको समझाना है। तो देखो बेटा, अपक्षय की प्रक्रिया, अपक्षय एक तरह का क्या है, अपक्षय अपरदन है। जैसे चट्टानों का टूट, जैसे एक चट्टान एक शैल है, अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे इसका अपक्षय होता जाएगा। ये मिट्टी मतलब जो है टुकड़े टूटते जाएंगे टूटते जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा पूरा मटेरियल, मलबा इकट्ठा हो जाएगा ये। तो ये जो टूटने की प्रक्रिया है ना, ये क्या एक तरह की, ये अपक्षय है। क्या है ये, अपक्षय। तो अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। देखो ये मिट्टी बन गई है, एक बड़ी चट्टान से क्या बन गई, ये मिट्टी बन गई। ठीक है ना, निर्माण होगा। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास चट्टानों और खनिजों के भौतिक विघटन और रासायनिक अपघटन की एक प्रक्रिया है। देखो, अपक्षय पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी की सतह किससे बनी हुई है, चट्टानों से बनी हुई है। कठोर भाग जो होता है ना पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, जो कठोर भाग होता है, उस कठोर भाग को हम चट्टान कहते हैं। ठीक है ना। तो अपक्षय पृथ्वी की सतह पर, अपक्षय चीज क्या है, ये अपक्षय क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर या फिर उसके आसपास जो चट्टाने हैं और जो खनिज है, उन खनिजों के भौतिक विघटन, यानी कि ये किसी चट्टान का क्या है, भौतिक रूप ही तो है, और इसका क्या, इसका टूटना, विघटन का मतलब क्या, टूटना। ठीक है ना। तो इसका भौतिक, इसका जो शरीर है ये क्या हो रहा है, शरीर टूट रहा है, भौतिक विघटन हो रहा है, और उसका रासायनिक अपघटन जब होता है, तो केमिकल चेंजेस जब उसमें आते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। यह भौतिक और रासायनिक अपघटन मुख्य रूप से, ये जो भौतिक और रासायनिक अपघटन जो हो रहा है ना, ये मुख्य रूप से हवा, पानी और जलवायु द्वारा किया जाता है। ये जो अपघटन है, ये हवा, पानी और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है उसके द्वारा इसमें चेंजेस आता है। ये अपघटन जो होता है इन कारणों से होता है। ठीक है, ओके। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बड़े रॉक मतलब बड़ी चट्टानें जो होती है, वो बड़े रॉक के टुकड़े छोटे टुकड़ों में अंततः मिट्टी में बदल जाते हैं। यानी बड़े बड़े जो चट्टानें होती है उनके टुकड़े बनते हैं, और फिर ये टुकड़े एक लंबे समय के अंतराल में मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। जो मृणमय मृदा है, जिसके छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है ना, जिसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कण आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, वो मृणमय मृदा है ना, वो किस प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत अच्छी जल धारण क्षमता है। मृणमय मृदा में बहुत अच्छी जल धारण क्षमता है, पहली बात। दूसरा, यह कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। क्या है ये, कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। ठीक है, मतलब इसमें कार्बनिक पदार्थ काफी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। गेहूं, चना और धान जैसी फसलों को उगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिट्टी जो पानी को बनाए रखने के लिए अच्छी है, पानी इसमें लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक है ना, और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है। ह्यूमस वगैरह, सड़े गले पदार्थ, है ना, बायो प्रोडक्ट जो होते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इन विशेषताओं वाली मिट्टी की मृदा इस तरह की फसलों के लिए उपयोगी होती है। किस तरह की फसलों के लिए, तो ये यहाँ लिखा है, गेहूं, चना और धान जैसी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है बेटा, ओके। आगे देखते हैं। मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर बताना है आपको। मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच में क्या बताना है,
अंतर बताना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले मृण्मय मृदा देखते हैं। छोटे छोटे कणों की मात्रा ज्यादा होती है, छोटे छोटे कणों की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कण कसकर जुड़े होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं, मतलब कसकर जुड़े होते हैं, कसकर जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अधिक जल धारण कर सकती है, जल धारण क्षमता कैपेसिटी अधिक होती है, ठीक है, जल को धारण करने की कैपेसिटी अधिक होती है। इनका वजन ज्यादा होता है। अब भैया कोई चीज किसी चीज को, बाहरी चीजों को अपने अंदर समाहित करती जाएगी या उसकी क्षमता ज्यादा होगी तो उसमें वजन तो बढ़ेगा, है ना। तो इसका वजन ज्यादा होता है। ह्यूमस की मात्रा भी, सड़े गले पदार्थों की मात्रा भी इसमें ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। अगला देखिए बलुई मृदा। कौन सी मृदा? बलुई मृदा। बड़े कणों की मात्रा ज्यादा होती है, बड़े कणों की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कण मान लेते हैं अपन, ऐसा बड़े, या ऐसे मान लो आप, है ना। बड़े कणों की मात्रा ज्यादा होती है इसमें। कण ढीली तरह से जुड़े रहते हैं। जो कण का जो जुड़ाव है एक दूसरे से, उसका जुड़ाव कैसा है? ढीला है थोड़ा सा, मतलब मजबूत गठन नहीं है इसका, ठीक है ना, मजबूती से जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना। कम जल धारण करते हैं। बलुई मृदा जो होती है उसकी जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है? वो कम होती है, ठीक है। इनका वजन भी कम होता है, धारण क्षमता कम है, वजन भी कम है, ठीक है। ह्यूमस की ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस की मात्रा भी क्या होती है? सड़े गले पदार्थों की मात्रा भी इसमें कम होती है। किसमें? बलुई मृदा में, मिट्टी में, ठीक है। ओके। रजिया ने खेत में अंतःस्रवण की दर से संबंधित, अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। क्या किया? एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःस्रवण करने में 40 मिनट लगे। अब आपको बताना है कि अंतःस्रवण दर कितनी थी। परिकलित करना है आपको कि अंतःस्रवण दर। तो दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? देखो, दिए हुए पानी की मात्रा कितनी है? 200 ml है। कितनी है? 200 ml है, ठीक है। और अंतःस्रवण की दर, पानी की मात्रा ऑब्लिक अंतःस्रवण का समय, यह इसका सूत्र है। अंतःस्रवण की दर ज्ञात करने के लिए पानी की मात्रा कितनी है, तो पानी की मात्रा लिख दीजिए आप, कितनी है बेटा? 200। और अंतःस्रवण का समय कितना है? 40 मिनट। कितना है? 40 मिनट। ये दे दीजिए भाग आप। तो 0 से 0, 4 पंजे 20 या 40 पंजे 200, ठीक है ना। तो कितने बार आया? 5 प्रति मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा प्रति मिनट में, ठीक है ना, 5 प्रति मिनट, ठीक है बेटा। ओके, आगे बात करें। समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। प्रदूषण को और अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। देखें, मिट्टी में जहरीले यौगिकों के लगातार निर्माण को मिट्टी के प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि कोई मिट्टी है और उस मिट्टी में लगातार जहरीले यौगिक डलते ही जाएंगे या इकट्ठे होते जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मृदा प्रदूषण कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ओके, प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए इसके कारणों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्या कारण है जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण हो रहा है? उन कारणों पर विशेष रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? प्रकाश डालना पड़ेगा और उनको नियंत्रित, कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, प्लास्टिक का उपयोग कम करें जितना हो सके आप लोग भी, क्योंकि शुरुआत आपको ही करनी है। हाँ, ठीक है, यस। तो प्लास्टिक का उपयोग कम करें। प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करते हैं। जो प्लास्टिक बैग जिसका थैलियों के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं वो, है ना, प्लास्टिक बैग, है ना, और साथ ही साथ पॉलीथीन जो होती है वो, ये पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसकी जो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता होती है, जो उपजाऊ ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगाने की जो क्षमता होती है ना, वो क्या कर देती है? उसको कम कर देती है, ठीक है ना। तो मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करते हैं, इसलिए इनका सही तरीके से निपटान किया जाना चाहिए। जो प्लास्टिक बैग होते हैं, पॉलीथीन होती है, इनका सही तरह से क्या करना चाहिए? निपटान करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इनको ऐसे ही फालतू कचरे के रूप में नहीं फेंक देना चाहिए मन पड़े वहीं, है ना। तो ये क्या होगा? मिट्टी में जाके मिलेंगे और मिट्टी की उर्वर क्षमता को या उर्वरता क्षमता जो होती है उसको खत्म करेंगे। इसलिए इनका निपटान व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए।
और यदि संभव हो तो इनके उपयोग से बचना चाहिए, और हो सके तो आप तो पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल ही मत कीजिए, है ना। इसके बजाय दूसरा जो कागज वगैरह के जो बैग बनते हैं आजकल, उन बैगों का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। औद्योगिक प्रदूषक, औद्योगिक प्रदूषक क्या होते हैं? तो उद्योगों और घरों के कुछ अपशिष्ट उत्पाद मिट्टी को प्रदूषित करते हैं भैया। उद्योगों के भी और जो आपके घर होते हैं उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो भी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। इन प्रदूषकों को रासायनिक रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि वे निपटाने से पहले उन्हें हानि रहित बना सके। यानी कि कुछ ऐसे केमिकल का इस्तेमाल उन प्रदूषकों में किया जाना चाहिए ताकि वो आपकी मिट्टी को प्रदूषित ना कर सके, ठीक है ना। तो रासायनिक तरीके से इसका उपचार किया जाना चाहिए। ओके, अगला देखिए, कीटनाशक मिट्टी के अन्य प्रदूषकों में कीटनाशक और कीटनाशक शामिल है। यानी कि मिट्टी को प्रदूषित करने में कीटनाशक, कीट को मारने वाले कीटनाशक जो होते हैं, जैसे आप लोग इल्ली वगैरह मारते हो कि नहीं, सोयाबीन में मारते हो ना, ऐसे पंप को चलाते हैं आप लोग, और कीटनाशक दवाई का, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये भी मिट्टी को बहुत खतरनाक तरीके से क्या करते हैं, खराब करते हैं, प्रदूषित करते हैं, ठीक है ना। ओके, इसलिए इन पदार्थों के अत्यधिक उपयोग से बचा जाना चाहिए, कम से कम उपयोग करिए, और हो सके तो जैविक खेती को अपनाइए, ठीक है ना। हाँ, तो इनका इस्तेमाल कम से कम करना है आपको, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स वगैरह का, ठीक है, अपनी मिट्टी में। मृदा अपरदन की रोकथाम, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है कि अपरदन की रोकथाम कैसे होगी भैया। दो प्रश्न पूछा है ना, मृदा अपरदन भी पूछा है, प्रदूषण भी पूछा है, तो ये तो हो गया। अब इस पे बात करते हैं, है ना। तेज हवा और बहते पानी द्वारा, तेज हवा और बहता पानी, ठीक है ना, द्वारा मिट्टी, खासकर कौन सी मिट्टी, ऊपरी मिट्टी, कौन सी मिट्टी, ऊपरी मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को हटाना मिट्टी के क्षरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि मिट्टी का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है ना, उसका हट जाना, ऊपर वाले भाग का क्या हो जाना, हट जाना, वहां से कहीं और चले जाना, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्षरण है, मृदा का क्या है, ये क्षरण है, जाना जाता है। मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। मिट्टी का जो कटाव है, जैसे कि आपको बताऊं मैं कि ये एक नदी है, क्या है, इसमें पानी बह रहा है। अब ये क्या है, ये किनारा है कि नहीं है ना, किनारा। अब ये नदी का जो पानी है ना, ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा। तो ये भी क्या हो रहा है, एक तरह से मिट्टी का कटाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मृदा क्षरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ की जो ऊपरी परत है ये सारी की सारी यहाँ से निकल के जा रही है, तो यहाँ पे मृदा क्षरण देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए क्या उपाय है, ठीक है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई को कम करने के लिए जन जागरूकता फैलानी चाहिए आपको, ठीक है। क्या बोला गया है कि औद्योगिक उद्देश्य के लिए वनों की कटाई को कम करने के लिए, आजकल क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री डालने के चक्कर में बड़े पैमाने पर उस एरिया में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको सबको खत्म कर दिया जाता है। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि विकास के कार्यों के नाम पर भी पेड़ पौधे की बलि चढ़ाई जाती है। जैसा कि आपके हाईवे निकलते हैं, तो हाईवे निकलते हैं तो उस हाईवे की जगह पे जो पेड़ उगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उन सबको नस्ते नाबूद कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये बलि चढ़ जाता है हमारा पेड़, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस पर विचार करना चाहिए, और यदि ऐसा हो रहा है तो उसके एवज में हमें दूसरी जगह पे कहीं पे जितने पेड़ पौधे काटे गए हैं विकास कार्यों के नाम पर, उतने से कहीं ज्यादा पेड़ पौधे कहीं अन्य जगह पे रोपित करना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, दूसरा, जंगल को नीचा दिखाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद करना चाहिए। अब जंगल को नीचा कैसे दिखाएंगे भैया, तो ये तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जंगल को दिखाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद करें। जंगल को बेस्ट बनाने के लिए, आप लोगों को बेहतरीन बनाने के लिए आपको भी स्थानीय लोगों की मदद करना चाहिए कि हम एक जंगल को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। ओके, पेड़ लगाना सबसे अच्छा काम, पेड़ लगाइए बढ़िया सा। जब आपको फुर्सत के क्षण मिल जाए, किसी का बर्थडे वर्डे आ जाए, तो बर्थडे गिफ्ट के रूप में आप उसको एक पेड़ दे सकते हैं कि बेटा ये भाई जो भी है आपका दोस्त मित्र जो भी कुछ है, उसको आप क्या करेंगे,
पेड़ गिफ्ट में देंगे कि ये पेड़ लगा, कल तेरे को फल देगा। ये आम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है, जानते ही है ना। तो जो भी उपयोगी पादप होते हैं वो आप उसको बर्थडे गिफ्ट में दे सकते हैं, और आने वाले समय में आप उसका फल भी खा सकते हैं, है ना। छाँव तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन फल भी मिलेगा, ठीक है। तो एक नई जन जागरूकता आप फैला देंगे कि हर जगह पे जब जब कहीं बर्थडे में जाना होता है आपका, तो आप क्या देंगे, पेड़ गिफ्ट में देंगे, ठीक है ना। आजकल जो हमारे क्या बोलते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं वो आमतौर पर किसी भी जगह पर मिल जाते हैं आपको, है ना। तो वहां से जाकर आप उसको 100-200 रुपए में खरीद के ला के दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 100-200 से ज्यादा का आप जो केक लेके आएंगे या फिर दूसरा कुछ आइटम लेके आएंगे उससे कई गुना बेहतर होगा, ठीक है बेटा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने की, ठीक है ना। तो ये जरूर कीजिए, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं हम, टेक केयर, थैंक यू।